अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8वीं के वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एक सब्जेक्ट उर्दू ले रखा है, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि जैक ने 2023-24 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए उर्दू का मॉडल क्वेश्चन जारी कर दिया है। मॉडल क्वेश्चन अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप लोगों को एक बार मॉडल क्वेश्चन ज़रूर देख लेना चाहिए। मॉडल क्वेश्चन देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि आने वाले दिनों में जो आपको फ़ाइनल इम्तहान देने हैं उसमें किस तरह के सवालात उर्दू में पूछे जाएंगे। आज मैं उर्दू का ही मॉडल क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के बीच हाज़िर हूँ। आप मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहें, एक एक लफ्ज़ एक एक जुमले के ऊपर आप ध्यान दें। इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ाइनल इम्तहान में काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है ना? ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए आप यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा है झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची। असल में क्वेश्चन तैयार कराने का काम JCRT, जिसे झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहते हैं, वो कराती है। और फिर क्वेश्चन तैयार कर लेने के बाद इसे जारी करने के लिए जैक को दे दिया जाता है। मॉडल क्वेश्चन जैक के ज़रिए जारी किया गया है और इसी पैटर्न पे, इसी तर्ज पे आपका फ़ाइनल इम्तहान में सवाल पूछा जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। क्लास 8th सब्जेक्ट उर्दू, मॉडल क्वेश्चन पेपर सेशन 2023-24। टाइम आपका 1 घंटा दिया हुआ है, फुल मार्क्स 50। ठीक है ना? 50 क्वेश्चन 50 नंबर का आपका होगा। यहाँ पे सवाल को कई सेक्शन में बांटा गया है, जिसमें से सेक्शन 1 गैर दर्सी सवालात हैं। सवाल नंबर 1 से 8 तक आपको सवाल का जवाब गैर दर्सी इक़्तिबास को पढ़ के देना है। यहाँ पे लिखा है झेल के इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और नीचे दिए गए सवालात का जवाब दीजिए। ठीक है ना? यहाँ पे 6-7 लाइन में इक़्तिबास दिया हुआ है। इक़्तिबास वाला सवाल का जवाब हल करने के लिए हम स्टूडेंट्स को यही मशवरा देते हैं कि आप इक़्तिबास पढ़ने से पहले डायरेक्ट इक़्तिबास से कंसर्निंग सवालात पढ़ें, एक एक सवाल को देखें और फिर इक़्तिबास पढ़ करके उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वक्त बचेगा, आप आसानी से एक एक सवाल का जवाब ढूंढ पाएंगे। ठीक है ना? यहाँ पे हम वही करते हैं, डायरेक्ट हम सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, मौजूदा दौर में हमारे समाज को बदलने में सबसे ज़्यादा किसका हाथ है? ठीक है ना? सवाल है, मौजूदा दौर में हमारे समाज को बदलने में सबसे ज़्यादा किसका हाथ है? ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हम लोग ऑप्शन पढ़ने से पहले ऊपर इक़्तिबास पढ़ते हैं। ठीक है ना? मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का असर हमारे समाज को बदलने में सबसे ज़्यादा हुआ है। देखिए, पहले जुमले में ही सवाल नंबर 1 का जवाब दिया हुआ है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में इंसान, बी जानवरों का, सी कंप्यूटर का, डी सोशल मीडिया का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सोशल मीडिया का। मौजूदा दौर में हमारे समाज को बदलने में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का हाथ है। ठीक है ना? सवाल नंबर 2, छोटों और बड़ों में जो अदबी दूरी थी उसको किस चीज़ ने ख़त्म कर दिया? पढ़ के देखते हैं इक़्तिबास। जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना? पहला जुमला के बाद छोटे बड़ों में जो एक अदबी दूरी थी उस दूरी को इस अंदाज से सोशल मीडिया ने ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे देखें, ख़त्म कौन कर रहा है? सोशल मीडिया। छोटे और बड़ों में जो अदबी दूरी थी उसे किस चीज़ ने ख़त्म किया? ऑप्शन ए, सोशल मीडिया ने। ठीक है ना? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोशल मीडिया। सवाल नंबर 3, सोशल मीडिया ने किसको एक मुट्ठी में ले आया है? फिर से देखते हैं पढ़ करके। जहाँ तक पढ़े थे फिर हम कह रहे हैं कि उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना? कि अब छोटे बड़ों में अदब का वो सिरा कहीं छूट सा गया है। सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक मुट्ठी में ला दिया है।
यहीं पे जवाब आपका सवाल नंबर 3 का है। सोशल मीडिया ने किसको एक मुट्ठी में ले आया है? सही जवाब ऑप्शन बी, पूरी दुनिया को। ठीक है ना। सवाल नंबर 4, सोशल मीडिया की खासियत क्या है? खासियत पढ़ते हैं ऑप्शन। सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक मुट्ठी में ला दिया है। सोशल मीडिया के जहां बहुत सारे फ़ायदे हैं वहीं इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो खासियत यही होना चाहिए। सवाल नंबर 4 देखें। 4 का ऑप्शन दिया हुआ है, बच्चों को बर्बाद कर देता है, इससे बातचीत होती है, इसके फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसके फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। ठीक है ना। सोशल मीडिया की खासियत क्या है? तो इसकी खासियत है कि इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। ठीक है ना। आगे देखें सवाल नंबर 5, मोबाइल में ऑनलाइन गेम खेलने का रुझान किन बच्चों में बढ़ता जा रहा है? पढ़ के देखते हैं। हालांकि इसका जवाब आप अपने से भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इक़्तिबास पढ़ के देखते हैं। ठीक है ना। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई छोड़कर मोबाइल में तरह तरह के ऑनलाइन गेम खेलते रहते हैं। ठीक है ना। तो स्कूली बच्चों में यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 5 का ऑप्शन ए दिया हुआ है, छोटे छोटे स्कूल के बच्चों में। यही ऑप्शन सही जवाब होगा। मोबाइल में ऑनलाइन गेम खेलने का रुझान किन बच्चों में बढ़ता जा रहा है? छोटे छोटे स्कूल के बच्चों में। ठीक है। आगे देखें सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, बच्चे पढ़ाई को छोड़कर किस में लगे रहते हैं? ए खेलने कूदने में, बी लड़ाई करने में, सी ऑनलाइन गेम खेलने में, डी खाने पीने में। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑनलाइन गेम खेलने में। ठीक है ना। बिना इक़्तिबास पढ़े ही इसका जवाब हम यहाँ पे दे दे रहे हैं। हालांकि आप चाहें तो इक़्तिबास पढ़ के इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना। सवाल नंबर 7, बच्चों पर किसको ध्यान देना चाहिए? ए असातिज़ा को, बी वालिदैन को, सी दोनों को, डी सभी सही है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। बच्चों पर असातिज़ा के साथ साथ वालिदैन को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और ज़्यादा ज़रूरत वालिदैन को ही है। वालिदैन ही बच्चों की निगरानी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। सवाल नंबर 8, ऊपर के इक़्तिबास का सही मौजू क्या होना चाहिए? सही मौजू इक़्तिबास पूरी पढ़ लेने के बाद आप बेहतर मौजू अख़ज़ कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको बता दें, चूँकि बात हो रही थी सोशल मीडिया के मुताल्लिक, इसलिए यहाँ पे सही मौजू ऑप्शन ए, सोशल मीडिया और छोटे बच्चे होना चाहिए। ठीक है ना। सही जवाब ऑप्शन ए, सोशल मीडिया और छोटे बच्चे। ठीक है। इस तरह से सेक्शन ए में इक़्तिबास दिया हुआ था, उससे मुतल्लिक 8 सवालात थे और यह काफ़ी आसान सवाल थे। मेरे ख़्याल से अगर इस तरह के सवालात आपको फ़ाइनल इम्तहान में देखने को मिलते हैं तो आप आसानी से 8 में 8 सही कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखा जाए सेक्शन 2। सेक्शन 2 दरसी किताब हिस्सा नस्र से सवाल है। ठीक है ना। आपके लिए जो टेक्स्ट बुक है अपनी ज़बान, उसी से यहाँ पे सवाल नंबर 9 से लेकर के 15 तक दिया हुआ है। ठीक है। हिस्सा नस्र से ज़ेल के इबारत को गौर से पढ़िए और दिए गए सवालात का सही जवाब ढूंढकर लिखिए। यहाँ भी सवाल नंबर 1 से 8 की ही तरह है। यहाँ भी इक़्तिबास दिया हुआ है, लेकिन यहाँ फ़र्क यही है कि वो गैर दरसी इक़्तिबास था और ये आपका दरसी इक़्तिबास है, मतलब आपके किताब से यह इक़्तिबास दिया हुआ है। ठीक है। ठीक है। फिर से हम वही कहें कि इक़्तिबास पढ़ने के बजाय हम डायरेक्ट सवाल पढ़ें। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, हिंदुस्तान में हॉकी का खेल किसके ज़रिया से पहुंचा? पढ़ के देखते हैं। हिंदुस्तान में हॉकी का खेल अंग्रेज़ों के ज़रिया से पहुंचा। जवाब पहला ही जुमला में है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, अंग्रेज़ों के ज़रिया से। ठीक है ना। सवाल नंबर 10, मुल्क का पहला हॉकी क्लब कहाँ कायम हुआ? पढ़ते हैं, जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे। 1885 ईस्वी में
मुल्क का पहला हॉकी क्लब कलकत्ता में कायम हुआ? ठीक है ना। तो सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 10 का ऑप्शन डी, कलकत्ता में। मुल्क का पहला हॉकी क्लब कलकत्ता में कायम हुआ। ठीक है। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है, हिंदुस्तान ने पहली दफ़ा ओलंपिक में किसको फाइनल में हराया था? पढ़ते हैं, जहाँ तक पढ़े उसके आगे। हिंदुस्तान ने पहली दफ़ा 1928 के ओलंपिक खेलों में हॉलैंड को फाइनल में हराकर हॉकी में तलाई तमगा हासिल किया। तो किसे हराया? हॉलैंड को। ठीक है ना। सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 11 का ऑप्शन बी, हॉलैंड को। हिंदुस्तान ने पहली दफ़ा ओलंपिक में हॉलैंड को फाइनल में हराया था। ठीक है। सवाल नंबर 12, हिंदुस्तान को ओलंपिक में कब बलाई, यहाँ पे बलाई लिख दिया है, ये होना चाहिए तलाई। ठीक है ना। तलाई तमगा मिला था। तो सही जवाब हो जाएगा, पढ़े अभी हम लोग कि 1928 के ओलंपिक खेलों में हॉलैंड को फाइनल में हराकर हॉकी में तलाई तमगा हासिल किया 1928 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1928। यहाँ पे ऑप्शन उल्टा दिया हुआ है, बाएं से दाहिना। ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिखाई पड़ता होगा। यहाँ पे बाकी सवालात के मुकाबले यहाँ पे ऑप्शन उलट दिया गया है, लेकिन जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से ऑप्शन ए 1928 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 13, हिंदुस्तानी हॉकी किसके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, बी मेजर ध्यानचंद, सी मेजर रामलाल, सी धोनी। सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद। इसे आप पढ़ के भी देख सकते हैं। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, आखिरी लाइन देखें, हिंदुस्तानी हॉकी की तारीख मेजर ध्यानचंद के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। ठीक है ना। सभी सवालों के जवाब आपको आसानी से मिल जा रहे हैं। आगे देखा जाए सवाल नंबर 14, मेजर ध्यानचंद जैन कब पैदा हुए? मेजर ध्यानचंद जैन कब पैदा हुए? देखते हैं। आखिरी जुमला देखें यहाँ पे 1905, मेजर ध्यानचंद के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। वो इलाहाबाद में 1905 को पैदा हुए। ठीक है ना। इलाहाबाद में 1905 में पैदा हुए थे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इलाहाबाद। सवाल नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन सी, इलाहाबाद। आगे देखें, आगे 15 तक ही ये सवाल था। अब आपका यहाँ पे जेल के सवालात का सही जवाब चुनकर लिखिए। यहाँ भी सही जवाब चुनकर लिखना है, सवाल नंबर 16 से लेकर के 30 तक। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको इक़्तिबास से सवाल नहीं है, आपको इसका सही जवाब जानना चाहिए। ठीक है। सवाल नंबर 16, जी आया साहब कहानी में नौकर का नाम क्या है? ए अबू बकर, बी असलम, सी कासिम, डी अनवर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कासिम। जी आया साहब कहानी में नौकर का नाम क्या है? कासिम है। ठीक है ना। सवाल नंबर 17, सही जुमला को चुनिए। यहाँ पे 4 जुमला दिया हुआ है, जिसमें से सही जुमला को आपको चुनना है। ऑप्शन ए, आका की बीवी जनान खाने में बैठी कपड़ा धो रही थी। बी, कासिम हंसता हुआ कमरे से बाहर चला गया। ऑप्शन सी, बर्तन साफ करते वक्त यह लड़का कुछ गुनगुना रहा था। सही जवाब ऑप्शन सी ही होगा, बर्तन साफ करते वक्त यह लड़का कुछ गुनगुना रहा था। ठीक है ना। आगे देखा जाए सवाल नंबर 18, कासिम इंस्पेक्टर साहब के हर हुक्म से क्या कहता था? सही जवाब बिल्कुल आसान, ऑप्शन ए, जी आया साहब, जी आया साहब। ठीक है ना। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 है, जाड़ा गर्मी और बरसात की लड़ाई को किसने हल कर दिया? सही जवाब ऑप्शन ए, बड़ी बी ने। जाड़ा गर्मी और बरसात की लड़ाई को किसने हल कर दिया? बड़ी बी ने। ठीक है ना।
सवाल नंबर 20, जाड़ा गर्मी और बरसात का आपस में झगड़ा क्यों हुआ। सवाल है जाड़ा गर्मी और बरसात का आपस में झगड़ा क्यों हुआ। सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए खुद को बुरा कहने की वजह से, गलत जवाब। खुद को अकेला कहने की वजह से, ये भी गलत। ऑप्शन सी खुद को अच्छा कहने की वजह से। सही जवाब ऑप्शन सी ही होगा, खुद को अच्छा कहने की वजह से। ठीक है ना। जाड़ा गर्मी और बरसात का आपस में झगड़ा, तीनों अपने आप को सबसे बेहतर कह रहे थे, अपने आप को सबसे बेहतर साबित करने में लगे हुए थे, इसीलिए तीनों में झगड़ा हुआ था। सवाल नंबर 21, मियाँ खोजी किस कहानी का किरदार है। सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी ना हुई करौली। ठीक है ना। ना हुई करौली मियाँ खोजी कहानी का किरदार है। सवाल नंबर 22, बीमार लड़की के खुश होने की क्या वजह थी। बीमार लड़की के खुश होने की क्या वजह थी। सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए ही होगा, गुले अब्बास को देखकर खुश हुई। बीमार लड़की के खुश होने की वजह गुले अब्बास को देख लेना था। ठीक है ना। सवाल नंबर 23, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। उसके हाथ थे कि यहाँ आकर जान में जान आई। ऑप्शन ए गरम गरम, ऑप्शन बी चमकीले थे, ऑप्शन सी नरम नरम थे, ऑप्शन डी अच्छे थे। सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब होगा नरम नरम थे। उसके हाथ नरम नरम थे कि यहाँ आकर जान में जान आई। ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन में नर्म लिख दिया है, सही जवाब होगा नरम नरम। ठीक है ना। सवाल नंबर 18, सही जोड़ा मिलाइए। ऑप्शन ए चचा कबाबी दिल्ली वाले मुल्ला वाहिदी का लिखा हुआ है, बिल्कुल सही जवाब है। चचा कबाबी दिल्ली वाले के मुसन्निफ मुल्ला वाहिदी हैं। कुंदन लाल सहगल शरदत्त का है, ये भी सही है। ऑप्शन सी इब्ने इंशा जर्मनी में, इब्ने इंशा, ये भी सही है। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी सभी सही है, सभी सही है। यहाँ पे सवाल नंबर 24 का ऑप्शन होगा सही ऑप्शन। ठीक है ना। सवाल नंबर 25, हजरत महल पार्क कहाँ है। हजरत महल पार्क कहाँ है। ऑप्शन ए लखनऊ में, सही जवाब ऑप्शन ए ही होगा, लखनऊ में। ठीक है ना। सवाल नंबर 26, बेगम हजरत महल का इंतकाल कहाँ हुआ। ए दिल्ली में, बी पटना में, सी रांची में, डी काठमांडू में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी काठमांडू में। ठीक है ना। हम लोग काठमांडू भी कहते हैं, नेपाल की राजधानी है, वही काठमांडू का जिक्र यहाँ पे हुआ है। वही काठमांडू में बेगम हजरत महल का इंतकाल हुआ था। ठीक है। सवाल नंबर 27, वतन की तरफ वापसी को लिखने वाले का नाम क्या है। वतन की तरफ वापसी के मुसन्निफ कौन है। सही जवाब ऑप्शन सी महात्मा गांधी। ठीक है ना। सही जवाब क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। सवाल नंबर 28, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर मवासलात कौन बने। सही जवाब रफ़ी अहमद किदवई। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर मवासलात कौन थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है ना। सवाल नंबर 29, कुर्रतुलैन हैदर के बारे में कौन सा जुमला सही है। ए शायरा थी, सही जवाब ये नहीं है, गलत हो जाएगा, शायरा नहीं थी। ऑप्शन बी नाविल और अफसाना निगार थी, सही जवाब ऑप्शन बी ही होगा, नाविल और अफसाना निगार थी। ठीक है ना। सवाल नंबर 30, इंशाया बच्चे को किसने लिखा है। सही जवाब ऑप्शन बी इब्ने इंशा। इंशाया बच्चे के मुसन्निफ कौन है, इब्ने इंशा। ठीक है ना। सवाल नंबर 31 है, सुरैया जमील बुद्धू और नाज किस ड्रामे का किरदार है। यहाँ पे 2-3 कैरेक्टर का नाम दिया हुआ है, आपको बताना है कि यह कैरेक्टर किस ड्रामे से
ताल्लुक़ रखते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेहमान। ड्रामा का मौजू उन्वान क्या है? मेहमान। ठीक है ना। सवाल नंबर 32, मीज़ान के क्या मानी है? मीज़ान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तराजू। मीज़ान के माने क्या होते हैं? तराजू। ठीक है ना। सेक्शन 3 दरसी किताब हिस्सा नज़्म। अब यहाँ पे हिस्सा नज़्म से सवाल है। ज़ेल के इबारत को गौर से पढ़िए और दिए गए सवालात का जवाब लिखिए। सवाल नंबर 33 से 37 तक, 33 से 37 तक का जवाब शेरी इक़्तिबास को पढ़ करके देना है। ठीक है। यहाँ पे इक़्तिबास हम नहीं पढ़ते हुए डायरेक्ट सवाल पढ़ते हैं और फिर इक़्तिबास से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। सवाल नंबर 33 है, दर्ज बाला इक़्तिबास किस नज़्म से लिया गया है? अब यहाँ पे नज़्म को, अशार को पढ़ के देखना पड़ेगा, उसके बाद ही मालूम होगा कि यह किस नज़्म से माखूज़ इक़्तिबास है। पढ़ें। मैं सोई जो एक शब देखा यह ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब, यह देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं, लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना महाल, जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़े तो देखा एक कतार लड़कों की थी। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं दर्ज बाला इक़्तिबास किस नज़्म से लिया गया है? ए फ़िलिस्तीनी बच्चे के लिए लोरी, ऑप्शन बी यह है मेरा हिंदुस्तान, सी माँ का ख्वाब। सही जवाब ऑप्शन सी ही होगा, माँ का ख्वाब। ठीक है ना। सवाल नंबर 34, शायर का इज़्तिराब क्यों बढ़ा? सोने से, ख्वाब देखने से। सही जवाब ऑप्शन बी ख्वाब देखने से। शायर के अंदर बेचैनी, इज़्तिराब ख्वाब देखने से बढ़ जाती है। ठीक है ना। सवाल नंबर 35, राह कहाँ नहीं मिलती है? राह, रास्ता कहाँ नहीं मिलती है? ए अंधेरे में, बी उजाले में, सी बारिश में, डी गर्मी में। सही जवाब होगा ऑप्शन ए अंधेरे में। ठीक है। सवाल नंबर 36, शायर का बाल बाल क्यों लरसता था? गम से, साए से, बादल से, डर से। सही जवाब होगा ऑप्शन डी डर से। शायर का बाल बाल डर से लरसता था। सवाल नंबर 37, कतार में कौन थे? कतार में कौन थे? ऑप्शन यहाँ पे देखें, ए लड़कियाँ, बी औरतें, सी बूढ़े, डी लड़के। सही जवाब नज़्म में दिया हुआ है, अशार में दिखाई पड़ रहा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लड़के। देखिए यहाँ पढ़ के हम बतलाते हैं, हालांकि बार बार हम इसे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। आप इसे अगर जवाब नहीं मिले तो बार बार पढ़ के जवाब ढूंढ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आखिरी मिसरा, आखिरी लाइन, तो देखा कतार एक लड़कों की थी। किनकी कतार थी? लड़कों की। ठीक है ना। सवाल नंबर 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लड़के। आगे देखें, आगे है ज़ेल के इबारत को गौर से पढ़िए और खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। सवाल नंबर 38 से 42 तक। यहाँ भी वैसे ही जैसे इसके पहले अशार दिया हुआ था ठीक वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे एक एक लफ्ज़ को छोड़ दिया गया है। उस लफ्ज़ को वहाँ पे सवाल नंबर में रख करके नज़्म को हम पूरा कर सकते हैं। देखें लिखा है, नई हुई फिर रस्म पुरानी के दीप जले। सही जवाब होगा दिवाली के दीप जले। इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। इक़्तिबास सवाल नंबर 38 से लेकर के 42 तक के नहीं दिए हुए हैं। ठीक है ना। शाम सलोनी रात सुहानी दिवाली के जले। दिवाली में क्या जलती है? ऑप्शन ए दीप। सवाल नंबर 39 का सही जवाब ऑप्शन ए दीप हो जाएगा। शाम सलोनी रात सुहानी दिवाली के दीप जले। ठीक है। सवाल नंबर
40 में देखें क्या आएगा, धरती का रस डोल रहा है दूर दूर तक, खाली जगह के। तो यहाँ पे सही जवाब देखते हैं ऑप्शन से, खेतों, बी नदियों, सी झीलों, डी बागों। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खेतों, धरती का रस डोल रहा है दूर दूर तक खेतों के। ठीक है ना। 41 में देखें, लहराए धानी दीवाली दीप जले। क्या होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन देख करके बताएं। ऑप्शन में दिया हुआ है ए कपड़ा, बी कमीज, सी आंचल, डी दुपट्टा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आंचल। लहराए आंचल धानी दिवाली दीप जले। ठीक है ना। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और सवाल नंबर 42 देखते हैं। सवाल नंबर 42 है, दर्ज बाला इक्तबास किस नज़्म से लिया गया है। ए माँ का ख्वाब, गलत है, ये नहीं होगा। बी ख्वाब आज़ादी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी शबनम, ये भी नहीं होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दिवाली के दीप जले। बिल्कुल आसान सवाल थे, आसानी से आप इसे बना सकते हैं। सवाल नंबर 43, दिवाली के दीप जले लखनऊ के लिखने वाले का क्या नाम है। नज़्म का उन्वान है दिवाली के दीप जले। इस नज़्म के लिखने वाले शायर का नाम क्या है। सही जवाब ऑप्शन सी, फिराक गोरखपुरी। दिवाली के दीप जले जो नज़्म आपके निसाब में शामिल है उसके नज़्म निगार हैं फिराक गोरखपुरी। ठीक है ना। आगे देखा जाए, आगे जेल के सवालों का जवाब, सही जवाब लिखिए सवाल नंबर 44 से 50 तक। सवाल नंबर 44 में है, सभी जोड़ा मिलाएं। ऑप्शन ए माँ का ख्वाब, मोहम्मद इकबाल। सवाल नंबर 44, सवाल नंबर 44 है, सही जोड़ा मिलाइए। ए माँ का ख्वाब, मोहम्मद इकबाल सही है। बी शबनम, रवीश सिद्दीकी, ये भी सही है। ऑप्शन सी फैज़ अहमद फैज़। ऑप्शन सी ख्वाब आज़ादी, रवीश सिद्दीकी, ये भी सही है। यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। ठीक है ना। सवाल नंबर 45, सवाल नंबर 45 है, नज़्म फ़िलिस्तीनी बच्चे के लिए लोरी किसने लिखा है। ए मोहम्मद इकबाल, गलत। बी रवीश सिद्दीकी, ये भी गलत है। सी फैज़ अहमद फैज़। सही जवाब होगा फैज़ अहमद फैज़। ठीक है ना। सवाल नंबर 46, मत रो बच्चे तेरी अम्मी की आँख लगी है से क्या मुराद है। ए माँ का इंतकाल हो गया है। सही जवाब ऑप्शन ए ही होगा, माँ का इंतकाल हो गया है। सवाल नंबर 47, सवाल नंबर 47 है, शायर ने ख्वाब में क्या देखा था। शायर ने ख्वाब में क्या देखा था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आज़ादी। शायर ने ख्वाब में आज़ादी देखा था। सवाल नंबर 48, शबनम को क्या प्यारा है। सवाल है शबनम को क्या प्यारा है। सही जवाब ऑप्शन ए, अपना वतन। शबनम को अपना वतन प्यारा है। सवाल नंबर 49, यह शेर किस नज़्म से लिया गया है। शेर है, राजा रानी गुड्डा गुड्डी और परियों की कहानी बच्चों के झुरमुट में सुनाए बैठ के बूढ़ी नानी। ठीक है ना। यह शेर किस नज़्म से लिया गया है। यहाँ पे देखें, अगर याद ना हो तो आप ऑप्शन देख लें। ऑप्शन ए है, ये है मेरा हिंदुस्तान। सही जवाब ऑप्शन ए ही होगा, ये है मेरा हिंदुस्तान। ठीक है। सवाल नंबर 50, आखिरी सवाल मॉडल सेट का, ये है मेरा हिंदुस्तान नज़्म को किसने लिखा है। ठीक है ना। शायर का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए हाली ने, गलत जवाब, सही नहीं है। बी चकबस्त ने, ये भी गलत है। सी फैज़ अहमद फैज़ ने, यह भी गलत है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ज़ुबैर रिज़वी ने।
यह है मेरा हिंदुस्तान नज़्म को ज़ुबैर रिजवी ने लिखा है। ठीक है, इस तरह से 50 सवाल आप देख लिए और बहुत अच्छे से अगर आप मेरी बातों को सुने होंगे तो आपको सभी सवालों के जवाब भी याद हो गए होंगे। ठीक है ना। और अगर याद नहीं हो पाया किसी वजह से तो मैं चाहूँगा कि आप इसे दोबारा देख लें, ध्यान से देखें, ध्यान से सुनो। इंशाअल्लाह आपको एक बार दो बार देख लेने से, पढ़ लेने से सभी सवालों के जवाब याद हो जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, फिर इंशाअल्लाह देखते हैं आने वाले दिनों में आपके लिए और क्या किया जा सकता है। वैसे मैं 9वीं से लेकर के 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करता हूँ, अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाता हूँ। इसलिए आने वाले दिनों में आप मुझसे जुड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह आपको 9वीं से लेकर के 12वीं तक और उसके आगे भी उर्दू से मुतल्लिक जो कुछ भी जानकारी चाहिए होगी वो मिल जाएगी, मिल जाया करेगी। ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।